हमें पता है कि आप अभी भी इस कंफ्यूजन में होंगे कि नई टैक्स व्यवस्था में फायदा है या पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही सब कुछ ठीक है। तो आपके इस कंफ्यूजन को, संशय को दूर करने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट्स की भी मदद ली। वो आपको बता रहे हैं कि कौन सी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेस्ट है। तो जरा इसे भी ध्यान से सुन लीजिए। आज के बजट में हमने देखा कि बहुत सारे बेनिफिट्स एक सैलरी क्लास पर्सन को दिए गए हैं, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रेजिम में डाला गया है, प्लस टैक्स स्लैब्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं और कोशिश की गई है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम तक कोई टैक्स ना लगाया जाए। इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको किस टैक्स रेजिम में जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हम लोग अगर पिछले साल की बात करते हैं तो पिछले साल सैलरी क्लास के लिए हम टैक्स रेजिम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। टैक्स अंडर ओल्ड रिजिम, टैक्स अंडर न्यू रिजिम। इन दोनों रिजिम के अंदर जो सबसे बड़ा फ़र्क था वो ये था कि जो डिडक्शन हमको मिलती थी अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए की, या जो 50,000 की डिडक्शन हमको मिलती थी फॉर मेडिकल इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 80D, वो हमको ओल्ड रिजिम के अंदर मिलती थी। न्यू रिजिम के अंदर हमें किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं मिलती थी। तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी 7 लाख रुपये है पुराने रिजिम के अंदर, तो 50,000 रुपये की डिडक्शन हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। हमारी टैक्सेबल इनकम 6.5 लाख रुपये होती थी। उसके बाद आपको 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर करनी होती थी, तो हमारी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख बन जाती थी। उसके बाद आप 50,000 या 25,000 की आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते थे, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम और भी कम हो जाया करती थी। तो ओल्ड जिम के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते थे उसकी वजह से हमारी जो ग्रॉस इनकम होती है, जो कि मान लीजिए 7 लाख हो सकती है, 8 लाख हो सकती है, बट जो भी खर्चे आप करते हैं, होम लोन के ऊपर जो आप खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट के LIC के आप प्रीमियम देते हैं, प्रोविडेंट फंड आपका कटता है, उन सबको डिडक्शन करके फिर हम आपकी नेट टैक्सेबल इनकम निकालते थे। अगर वो इनकम 5 लाख से कम होती थी तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होता था, बट अगर वो इनकम 5 लाख से ऊपर होती थी तो आपको टैक्स देना होता था। वहीं अगर हम पिछले साल की बात करें ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम के अंदर, तो आपको 7 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो 7 लाख रुपए के ऊपर आपको उस समय की जो भी स्लैब थे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता था। पिछले साल ओल्ड रिजिम के अंदर आपको कोई भी 80C है या 80D है या हाउसिंग लोन है, उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि भले ही 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था ओल्ड रिजिम के अंदर भी, पिछले साल तक भी, बट मैक्सिमम लोग ओल्ड रिजिम में जा रहे थे बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स कम लगा पा रहे थे। अब इस साल क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम 7 लाख रुपए तक टैक्स को एग्जाम कर देंगे, आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है एक्चुअली। इसका मतलब ये है कि अब आपको इस साल से अपने टैक्स बचाने के लिए कोई भी आउटफ्लो नहीं करना है। वो कंपल्शन अब आपके ऊपर नहीं है कि आप 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, LIC लीजिए। आपको अपफ्रंट जो 7 लाख रुपए की इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स का रिबेट आपको मिलेगा। कोई भी इनकम आप अगर 7 लाख रुपए से ऊपर करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो न्यू रेट्स हमारे हमारे आए हैं अभी, कि 0 से 3 लाख रुपए तक आपको जो है ज़ीरो टैक्स लगेगा, 3 से 6 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगेगा, 6 से 9 आपको 10% का टैक्स लगेगा। इस तरह से आपको न्यू रिजिम के अंदर आपको टैक्स लगेंगे। तो ये एक जो है डिटेल में मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरह से न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स लगेगा और किस तरह से आपको ओल्ड रिजिम में टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं इस चीज़ के। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपके हाथ में पैसा खर्च करना के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज अब आपको LIC नहीं करानी है, अब आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराना है, इसके बाद भी आपका फुल टैक्स आपका छूट मिल रहा है आपको। ओल्ड रिजिम के अंदर आपको आउटफ्लो बढ़ता है, बट सेकेंड एडवांटेज ये है कि फिर आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेविंग भी कर रहे हैं अपनी। तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। देखिए मैंने कुछ नंबर्स वर्कआउट किए हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि आप सिर्फ 7 लाख रुपये कमाते हैं तो, और आप कोई सेविंग नहीं करते हैं, आपकी ज़ीरो सेविंग है, तो आपको फ़ायदा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही है। बट अगर आप सेविंग करते हैं मान लीजिए, और आप साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं मान लीजिए, तो आप साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं और अगर आप कोई सेविंग नहीं करते हैं तो आपको फ़ायदा उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर एप्लीकेबल रेट्स के हिसाब से 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर आपको 78,000 रुपये का टैक्स देना है। वहीं अगर आप सेविंग करते हैं और आप प्रेफर करते हैं ओल्ड रिजिम में जाना, तो आप क्योंकि आपको 1.5 लाख रुपये का बेनिफिट TC का मिल रहा है, आपको 50,000 की डिडक्शन आपको मिल रही हैं, प्लस आपको जो HRA आप लोगों के कंसिडरेबल पार्ट HRA का भी होता है, उसका भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को जोड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी वो 23 से 24,000 रुपये के बीच में निकल कर आएगी। तो उस केस में आपको पुराने रिजिम में जाने में फ़ायदा मिलता है। अगर 10 लाख की फिगर को मैं 14 लाख रुपये कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और हम लोग फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो न्यू रिजिम के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और न्यू रिजिम में आप जाना पसंद करते हैं, तो जो टैक्स लगेगा वो आपको तकरीबन 2.5 लाख रुपये का टैक्स इनकम टैक्स लगेगा। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80C 80D, आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट ले रहे हैं,
तो वहाँ पे आपका जो ओवरऑल टैक्स निकल कर आएगा वो 2 लाख रुपए के आसपास निकल कर आएगा। तो आपको किस रीजन में जाना है, ये काफ़ी हद तक ये भी डिपेंड करता है कि आपने एक्चुअली होम लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है, आपने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, आपका पीएफ कितना कटता है, ट्यूशन फी बच्चों की, मेडिकल इंश्योरेंस आपने कितना लिया हुआ, पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस आपने लिया है या नहीं लिया हुआ है, आपको कंपनी की तरफ से अगर कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, ड्राइविंग आपको ड्राइवर मिला हुआ है तो कुछ परक्यूजर की वैल्यूएशन आ जाती है उसकी इसके अंदर। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका सैलरी का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो किस तरह से है। और काफ़ी ये भी सोचना पड़ेगा कि आपने आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है तो 7 लाख रुपए तक आपको फ़ायदा है। अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ तो 7 लाख रुपए के ऊपर कहीं ना कहीं आपको इन टर्म्स ऑफ टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रिजीम। देखिए कहीं ना कहीं शायद हम लोगों को समझने में समय लगा कि अब जब बाद में हमने वर्कआउट किया कि पुराने टैक्स रिजीम में क्या क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम में क्या नंबर निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में थोड़ा समय लग सकता है ये कि भाई अब उनको न्यू में रहना है या पुराने में रहना है। जो लोग शुरू में काम करना शुरू करते हैं इनिशियली, मैंने आज ग्रेजुएशन किया या मैंने एमकॉम या एमए हमने किया, हमने आज जॉब ज्वाइन किया, तो पहले के जो 2-3 साल 4 साल रहते हैं, जब तक कोई भी पर्सन 5 लाख से 10 लाख तक की सैलरी रेंज में रहता है, उसकी कोशिश ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने हाथ में रख के खर्च कर सके, ना कि वो इन्वेस्टमेंट करें। तो शायद न्यू टैक्स रिजीम को इस फोकस को रखते हुए बनाया हुआ है, और शायद इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि पुराने टैक्स रिजीम को डिसॉल्व ही कर दिया जाए, ताकि इस तरह की भी सिचुएशन आए ना कि उन लोगों को फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट करना पड़े टैक्स बचाने के लिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं टैक्स आउटफ्लो की, तो 7 लाख रुपए तक तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही फायदा है, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ और खर्च नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कुछ खर्च करना चाहते हो, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप सेविंग करना चाहते हो, तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फायदा निकल कर आएगा इसके अंदर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे देश में दरअसल टैक्स भरने के लिए दो व्यवस्था है। एक पुरानी व्यवस्था जिसमें 5 लाख तक की छूट थी, जिसमें आप अपने उस टैक्स को बचाने के लिए सेविंग पर ध्यान देते थे, आप एलआईसी खरीदते थे, तब तरह तरह की इन्वेस्टमेंट करते थे। अब दूसरी नई टैक्स व्यवस्था क्या है कि इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप उसे नहीं भी दिखा रहे हैं, तो भी 7 लाख तक की रियायत है, तब जब आपकी वार्षिक आय सैलरी 7 लाख रुपए है। अब यह तय आपको करना है, लेकिन यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी नहीं बताया गया। इसको लेकर एक सवाल जरूर हुआ, लेकिन अब तक आप यह समझ गए होंगे कि आपको नई टैक्स व्यवस्था में लाभ है या पुरानी टैक्स व्यवस्था ही ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत में इनकम टैक्स के रेट बहुत ज्यादा है, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन, जापान और जर्मनी समेत कई देश हैं जहां लोगों की लगभग आधी इनकम टैक्स में ही चली जाती है। अमेरिका में इनकम टैक्स की दर 10 से 37% है। चीन में यह 3 से 45% है। जापान में टैक्स की जो दर है वो है 5 से 45% तक। जर्मनी में 14 से 45% तक ये दर है, और भारत में ये 5 से 30% है। तो आप ये तुलना कर सकते हैं। अब हम आपको भारत में इनकम टैक्स के इतिहास की कुछ रोचक बातें बताते हैं, जो शायद आप हर साल टैक्स के इंतजार में तो रहते हैं कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन इससे शुरुआत कहां से हुई आज आपको हम ये भी बताएंगे। आजादी के बाद भारत में पहली बार 1949 से 1950 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय की गई। बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिछले 1500 रुपए तक की आय को टैक्स फ्री रखा गया था, यानी 1500 रुपए तक की अगर आपकी आय है तो वो टैक्स के दायरे में नहीं है, और 1501 से 5000 रुपए तक की आय पर टैक्स की दर 4.69% थी, और 5000 रुपए से ज्यादा की आय पर 10.94% की दर से टैक्स चुकाना होता था। फिर जैसे जैसे देश में लोगों की इनकम बढ़ती गई, वैसे वैसे टैक्स की दरें भी बदलती रही। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इनकम टैक्स की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? दरअसल 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ था। इससे उबरने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स कानून बनाया था, और देश में इनकम टैक्स का पहला कानून वर्ष 1860 में बना था, जब अंग्रेज अफसर जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। वर्ष 1860 में देश के पहले बजट में 200 रुपए तक की सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गई थी, और 200 रुपए से 500 रुपए तक की सालाना आय वालों पर 2% का टैक्स लगा, और 500 रुपए से ज्यादा कमाई पर 4% टैक्स लगता था। भारत में इनकम टैक्स कानून भले ही 160 वर्ष ही पुराना हो, लेकिन टैक्स सिस्टम यानी आयकर की प्रथा सदियों पुरानी है, जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मनुस्मृति में
आयकर के बारे में लिखा गया है, करों का संबंध प्रजा की आय और व्यय से होना चाहिए। राजा को हद से ज्यादा कर लगाने से बचना चाहिए। करों की वसूली की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रजा उसे भरते समय कठिनाई महसूस ना करे। मनुस्मृति के अलावा 2300 साल पहले लिखे गए कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी आयकर का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा गया था कि सरकार यानी कि राजा की सत्ता उसके राजकोष की मजबूती पर निर्भर करती है। राजस्व और कर सरकार के लिए आय है और उसे अपनी जनता से मिलती है। कर से मिली राशि का इस्तेमाल जनता की सेवा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होनी चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में इनकम टैक्स को लेकर जो बातें कही गई थी और इनकम टैक्स के जो उद्देश्य बताए गए थे, वही उद्देश्य आज भी कायम है।